हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। कंपनी के द्वारा बंगाल में भू राजस्व के निर्धारण का प्रश्न तब खड़ा हुआ जब कंपनी को बंगाल की दीवानी इलाहाबाद की संधि के तहत प्राप्त हुई। तो आरंभ में लॉर्ड क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही भू राजस्व की वसूली को जारी रखा। जैसे उसने बंगाल में रेजा खान को दीवान नियुक्त किया था राजस्व वसूली के लिए, तो शुरू से ही कंपनी भू राजस्व की अधिकतम वसूली पर जोर देती थी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के तुरंत बाद कंपनी ने भू राजस्व की रकम बढ़ा दी और कंपनी भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही, यानी शुरुआत में जो लॉर्ड क्लाइव की भू राजस्व व्यवस्था थी उसके अनुसार कंपनी भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही भू राजस्व की वसूली करती थी, जिसकी देखरेख ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से की जाती थी। इस दोहरी व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया और किसानों का भरपूर शोषण प्रारंभ हुआ, जिसे द्वैध शासन कहा गया। तो 1772 ईस्वी तक क्लाइव की यह व्यवस्था चलती रही। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अंतर्गत आ गया और उसने पूर्व काल में घटित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए बंगाल के दीवान रेजा खान को उत्तरदायी ठहराकर उसे आपदस्थ कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली को आगे बढ़ाया। इसी समय कंपनी को राजस्व की एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिए कंपनी को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। जैसे कच्चे माल की खरीदारी के लिए, सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन इत्यादि के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली का कार्य भारतीय अधिकारियों यानी रेजा खान के माध्यम से जारी रखा और इस नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदारों को दे दिया करते थे, जो जिसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किया और कंपनी को उनके द्वारा एक निश्चित रकम अदा की गई। इससे जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया। तो कालांतर में लगान व्यवस्था में व्याप्त संगतियों के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर राजस्व वसूली का कार्य स्वयं अपनी यानी कंपनी की देखरेख में शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था, जिसे इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है, तो 1772 में बंगाल का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अंतर्गत आ गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पूर्व काल में घटित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए बंगाल के दीवान रेजा खान को उत्तरदायी ठहराया और उसे आपदस्थ कर दिया। उसने भारतीय अधिकारियों को हटाकर ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली को आगे बढ़ाया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई पद्धति की शुरुआत की, जिसे फार्मिंग सिस्टम या फार्मिंग पद्धति कहा जाता है। तो इस पद्धति के तहत भू राजस्व की वसूली ठेके पर नीलामी द्वारा दी जाने लगी। तो नीलामी में सबसे अधिक जो बोली लगाती थी भू राजस्व की, तो उनको वसूली का ठेका दिया जाता था। आरंभ में यह 5 वर्षों के लिए लागू की गई व जमींदारों को इससे अलग रखा गया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि इससे जमींदारों को सम्मिलित किए जाने का अर्थ होगा सरकार का भू राजस्व की एक बड़ी रकम से वंचित हो जाना। फार्मिंग सिस्टम के क्या परिणाम हुए, अब इसके विषय में बात करेंगे। चूँकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू राजस्व के विशेषज्ञ थे, अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सकी। इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, किंतु वास्तविक वसूली प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी। यह योजना भी कृषि की उन्नति, कृषकों का शोषण बंद करने और कंपनी की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। यही कारण था कि 1776 में 5 वर्षीय योजना को रद्द कर 1 वर्ष की योजना लागू की। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरता रहा। फार्मिंग पद्धति से किसानों पर भू राजस्व का भार अत्यधिक बढ़ गया व कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। इसमें कंपनी की आय ऐसे समय में अस्थिरता का शिकार हुई जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुका था। इस बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी की आय में काफ़ी अप डाउन्स आ रहे हैं, अतः 1793 में भू राजस्व प्रबंधन के लिए उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था या इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि भूमि राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 वर्षों का समय काफ़ी अल्प है।
तो इसके द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था की दो विशेषताएं थी। पहली, जमींदारों और मालगुजारों को भूमि का स्वामी बनाया गया। उन्हें अब रैयतों से यानी किसानों से मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट के रूप में ही काम नहीं करना था, बल्कि अब वे अपनी जमींदारी के इलाके की सारी जमीन के मालिक बन गए। इससे भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ और उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। दूसरा, काश्तकारों का दर्जा गिर गया और अब वे बटाईदार होकर रह गए और वे जमीन पर अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिकारों से वंचित कर दिए गए। यानी अब भूमि का स्वामी जो था वो जमींदार को बना दिया गया और कृषक केवल बटाईदार होकर रह गए। तो चारागाहों और जंगलों की जमीनों के इस्तेमाल के अधिकार, सिंचाई की नहरों के इस्तेमाल, लगान में वृद्धि से सुरक्षा, मछली पालन के लिए तालाबों व झोपड़ी डालने के लिए ज़मीनों के इस्तेमाल के अधिकार से किसानों को वंचित कर दिया गया। वास्तव में बंगाल व बिहार के बटाईदारों को अब पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, ताकि जमींदार कंपनी की मांगे समय पर पूरी कर सके। जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता, इसका 10/11 भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता था व केवल 1/11 भाग वे अपने पास रख सकते थे। यानी 89% उन्हें कंपनी को देना पड़ता था और केवल 11% वो अपने पास रख सकते थे। लेकिन मालगुजारी की जो रकम उन्हें देनी थी वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। इससे अधिक जो भी बचता था उस पर जमींदारों का ही हक होता था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण बढ़ा, क्योंकि जमींदार अधिक लगान वसूलते थे। साथ ही अगर किसी कारण फसल नष्ट हो जाए तो भी जमींदारों को मालगुजारी निश्चित तिथि को समय पर चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी सारी जमीनें बेच दी जाती थी। आरंभ में मालगुजारी की रकमों का निर्धारण मनमाने ढंग से किया गया, जिसका उद्देश्य अधिकतम धन एकत्रित करना था। वर्ष 1765 से 1766 व 1793 के बीच मालगुजारी की मांग दुगनी हो गई। मालगुजारी की इस मांग का परिणाम यह हुआ कि 1794 और 1807 के बीच जमींदारों की लगभग आधी जमीनें बेच दी गई। 1793 के बंगाल रेगुलेशन की विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया, जिसके आधार पर 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसके अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास रकम यानी निर्धारित भू राजस्व जमा नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई। यानी इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त के परिणामों के विषय में। सरकार को निश्चित रकम स्थायी रूप से भले ही मिलने लगी, किंतु वह भविष्य के कृषि विस्तार के लाभ से वंचित हो गई। जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हो सके। उन्होंने कृषि विकास में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्ग जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे। जमीनों की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण का उदय हुआ। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वर्धमान के राजा ने अपनी जमींदारी को कई अधीनस्थ जमींदारों में बांट दिया। इसे पटनी पद्धति के नाम से जाना जाता है। 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को बिना न्यायालय की अनुमति के किसानों की जमीनें लगान न देने पर जब्त करने का अधिकार मिल गया, जिससे किसान अब कृषक दास बनने लगे। जमींदारों का शोषण इतना बढ़ गया कि अधिसंख्यक किसान ब्रिटिश शासन से विक्षुब्ध होते चले गए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई। आर.सी. दत्त व राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान भी इस व्यवस्था के समर्थक थे और इसे पूरे भारत में लागू करने के पक्ष में थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का